दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उपासना क्लासेस में। आज हम लोग जो है NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है गाइस, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है और इसमें मेन पॉइंट्स क्या रहते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं गाइस? प्रिंसिपल होते हैं आपके सिद्धांत, यानी कि जैसे हम लोगों की ज़िंदगी, हर एक इंसान जो है किसी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड अपनी ज़िंदगी को जीता है। उसके ना कुछ लाइफ में सिद्धांत होते हैं, उनको अपना करके वो अपना जीवन सफल बनाता है। उसी तरह से ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। वो क्या है गाइस? ये देखिए, मैंने आपको बिल्कुल ईजी वे में बताया है। 4 मेन प्रिंसिपल हैं इसके। नंबर 1 है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखिए गाइस कि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल मतलब कि ऐसा नॉलेज बच्चों को देना, एक ऐसा ढांचा शिक्षा का तैयार किया जाए जिसमें कि जब बच्चा जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो बाहर जब जाता है, बाहर निकलता है, स्कूल से बाहर निकलेगा, ठीक है, कहीं भी वो जाएगा तो उसका जो नॉलेज है वो उस दुनिया से मिलता जुलता ही होना चाहिए, यानी कि वो अपना अर्निंग कर पाए, इस तरह की नॉलेज जो है वो दी जाएगी। ठीक है। नंबर 2 है इसमें इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स फ्रॉम रोट मेथड्स। अब रोट मेथड्स क्या हैं कि रटन पद्धति जो होती है ना, कि रटते हैं, जो बच्चे रट के करते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता, हम बस लिख खाते हैं, फिर भी हमारे नंबर अच्छे आ जाते हैं। रट के हमने लिख दिया और हमारे नंबर अच्छे आ गए, लेकिन हमें जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक जो है हम लोगों की लर्निंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें ध्यान दिया गया था कि ये इंश्योर करना कि जो भी लर्निंग किया जाएगा वो रोट मेथड से हटके जो है वो किया जाएगा, मतलब समझ के बच्चों को करना होगा। ऐसी ही हमारी शिक्षा प्रणाली हो कि जिसमें बच्चे समझें और फिर उसको करें। ठीक है। फिर थर्ड है एनरिचिंग करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। मतलब कि ऐसा करिकुलम बनाएं कि जो मतलब टेक्स्ट बुक से भी जो है टेक्स्ट बुक पढ़ लें, उसके बाद भी उनका जो है सर्वांगीण विकास हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि करिकुलम का मतलब क्या होता है। करिकुलम का मतलब होता है कि दैट इज़ द वाइडर टर्म, सिलेबस इज़ द शॉर्टर टर्म। सिलेबस वो होता है जो एक बच्चा, जैसे मान लीजिए 5th क्लास में है और उसका सिलेबस दिया हुआ है जो उसको पढ़ना है, जो जो सब्जेक्ट्स उसको पढ़ने हैं वो इसके सिलेबस हो गया। और करिकुलम क्या हो गया? जो 5वीं क्लास में बच्चा आया, उसने स्कूल में जा कर के जो है नैतिक शिक्षा ली, ठीक है, और उसने जो है खेल कूद की शिक्षा ली, उसने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी, ठीक है। कुल मिलाकर जो उसने पूरा का पूरा स्कूल में अपना विकास किया वो सारा का सारा इसके अंदर आता है। तो ऐसा एनरिचिंग करिकुलम होना चाहिए सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक होना चाहिए, मतलब कि टेक्स्ट बुक के अलावा भी उनको कुछ अच्छे से समझ आना चाहिए। सिर्फ बुकिश ही नहीं याद होना चाहिए, उनको अलग से भी कुछ ज़िंदगी का नज़रिया भी उनको सीखना चाहिए। तो यह 4th है मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ। मतलब जो एग्ज़ाम होंगे, अब जैसे जो पढ़ाया जाएगा उसको हम एग्ज़ाम के थ्रू लेते हैं, हम उनका टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद बच्चा जो है वो अगली कक्षा में जाता है। तो एग्ज़ाम की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो कि जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसको जोड़ कर बनाई जाए। ऐसा नहीं हो कि तुमने क्लास में पढ़ाया कुछ है और एग्ज़ाम में कुछ आ जाए। और वो जो है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था जो है आपका ये NCF। नंबर 1 क्या है? कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। देन है रोड सिस्टम को ख़त्म करना और लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, अच्छे से बच्चों को समझ में आए। उनका करिकुलम जो हो वो टेक्स्ट बुक से ऊपर हट के हो, मतलब ठीक है, टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़नी है, सिर्फ करिकुलम जो है उनको हमें समृद्ध बनाना है, करिकुलम स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। फिर उसके बाद है एग्जामिनेशन को मोर फ्लेक्सिबल करना है। ये हमारे प्रिंसिपल्स थे। अब हम चलते हैं इसके एम्स पर। ठीक है। प्रिंसिपल के बाद इसका जो मेन टॉपिक आता है वो आता है एम्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। देखिए, नंबर 1 है इसमें आपका इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन। ठीक है। मतलब
किस एम को प्राप्त करने के लिए हम सब ये काम कर रहे हैं, क्यों हम ये प्रिंसिपल्स बना रहे हैं, क्यों हम बता रहे हैं इतना सारा, ताकि जो है हम लोग जो है वो क्या कर पाएँ कि एम्पावर कर पाएँ किसको, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, फॉर देयर थॉट्स एंड एक्शंस, ठीक है, और उनको जो है इंडिपेंडेंटली वो जो है काम कर पाएँ, ये सब है, ठीक है। और दूसरा यही रहेगा कि एम्पावर ऑल चिल्ड्रन टू लर्न, मतलब कि सब बच्चों को एम्पावर करना कि वो याद करें, अच्छे से पढ़ें, इसको मतलब उनकी लर्निंग प्रोसेस अच्छी हो, वो एक अच्छे युवा बनकर निकलें और हमारे देश के लिए कुछ करें, अपने खुद के लिए कुछ करें। तो इस मकसद के साथ जो है ये फ्रेम किया गया था। फिर है थर्ड है, इसमें मेन टॉपिक है कि लोकल नॉलेज इज़ अ रिच सोर्स इफ़ लर्निंग फॉर ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। क्या है कि जैसे हमारा जो है एक तो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है और एक हमारी मातृभाषा होती है, तो राष्ट्रीय भाषा होती है। तो इसमें इस पर जोर दिया गया कि बच्चों को जो है ना लोकल नॉलेज एक रिच सोर्स होता है। बच्चा जब शुरू शुरू में बच्चा जब पढ़ने के लिए आता है तो हम उस पर क्या कर देते हैं कि उसको जो है उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ना पढ़ा करके हम लोग जो है एक अपनी जो एक फ़िक्स लैंग्वेज है उसी में पढ़ाएंगे। तो इससे बच्चे को जो नॉलेज मिलता है ना वो पूरी तरह से वो उसको ग्रास्प नहीं कर पाता। तो इसके लिए ये रखा गया था कि लोकल नॉलेज जो है एक रिच सोर्स है, ठीक है, उसको ही अपनाना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। ये जो हमने एम बनाकर चले थे इसमें हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं और इसमें जो है अभी हमें करने की ज़रूरत है। ऐसा करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना ही चाहिए कि जैसे मान लो अगर कोई साउथ में रहता है तो उसको कन्नड़ लैंग्वेज में ही अगर पढ़ाया जाएगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा बच्चे को, रादर देन इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ठीक है, जिस क्षेत्र की जो भाषा है उसी में ही उसको ज्ञान दिया जाना चाहिए। फिर है नंबर 4 है लर्निंग टू रिस्पॉन्ड टू न्यू सिचुएशंस फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिवली, ठीक है। मतलब यही है कि बिल्डिंग अ कोहेसिव सोसाइटी बेस्ड ऑन पिलर्स ऑफ रेलिवेंस, इक्विटी एंड एक्सीलेंस एंड फ्लेक्सिबली, क्रिएटिवली, ठीक है। ये सब जो है इसके काफ़ी सारे एम्स हैं। रिस्पेक्ट करना फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स, ठीक है, उसको बना कर रखना है। और फिर किस लिए किया गया था ये कि जो है हमें सेक्युलरिज्म जो होता है ना उसको डेवलप करने के लिए किया गया था और ये एम लेने के लिए किया गया था कि हम अपनी जो हिंदुत्व है, जो हमारा सेक्युलरिज्म है उसको हम डेवलप करें, ठीक है। फिर कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, इस एम को प्राप्त करने के लिए ये जो एनसीएफ बनाया गया। फिर है आपका रिस्पेक्ट हो गया और इसके बाद हमारा आता है इंटीग्रेटिंग नॉलेज, ठीक है। और फिर है आपका बच्चों इसमें रिकॉग्नाइजिंग द इंटरफेस बिटवीन कॉग्निशन, इमोशन एंड एक्शन। इसका क्या मतलब है कि रिकॉग्नाइजिंग द इंटरफेस बिटवीन कॉग्निशन, इमोशन एंड एक्शन, मतलब कि जो है बच्चों के इमोशंस को देखते हुए, बच्चों की समझ को देखते हुए और उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए और जिस उम्र का जो बच्चा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए और उनको जो है एक्शन बेस्ड एजुकेशन दी जाए और उनके डिग्निटी का सम्मान किया जाए, उनके राइट्स का सम्मान किया जाए और उनकी जो है डेवलपमेंट में की जाए, रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ाई जाए कि वो कहीं पर भी जाते हैं अगर तो उनको कहीं भी फेल ना होना पड़े, ऐसी हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। और इसके साथ साथ टीचर्स को भी एम्पावर किया जाए फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए। देखिए ये जो अगर बना दिए जाते हैं, ये सब कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए जाते हैं और एम हम रख लेते हैं, लेकिन उनको प्राप्त कराने वाले तो टीचर ही होते हैं और जो स्कूल का सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सरकारें तो एम बना देती हैं लेकिन जो स्कूल हैं और जो टीचर्स हैं वो पूरी डेडिकेशन से अगर इसको फॉलो करते हैं तो हमारा देश एक समृद्ध देश बन सकता है। कहते हैं ना कि अगर एक भी बच्चा अच्छे से पढ़ जाता है ना तो वो उसका पूरा परिवार पढ़ जाता है, पूरा परिवार सफल हो जाता है। अगर परिवार सफल हो जाता है तो पूरा समाज अच्छा बनता है, समाज अच्छा होगा, समाज एजुकेटेड होगा तो पूरा देश भी जो है वो खिल कर आएगा सामने, ठीक है। तो हमारा एक अलग ही देश बनेगा और हमें अपने देश पर काफ़ी प्राउड होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा हमेशा हमें अर्जित करते रहना चाहिए, कोई भी उम्र हो, कोई भी आजकल तो देखिए शिक्षा लेने के लिए बहुत सारे फ्री में लोग शिक्षा बांट रहे हैं लेकिन लेने वाले बहुत कम लोग हैं। तो यहाँ पर तो आपको कोई फ़ीस भी नहीं देनी है, आपको पढ़ाया जा रहा है, एनसीएफ के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन आप लोग पढ़ने वाले बने और इसको अगर आप ध्यान से समझ लेंगे, ये 4-5 पॉइंट्स भी अगर आप पेपर में लिखाएंगे या कोई आपसे पूछता है फॉर जनरल नॉलेज तो भी आप बता देंगे
तो आप काफ़ी नॉलेज वाले लगेंगे। ठीक है, तो हमारा मकसद यही है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से समझाना। और अगर आपको पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने के लिए मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।